Yes, hello everyone. Good evening, everyone. Good evening to all of you. Good evening, everyone. Good evening. Good evening, Himanshu. Good evening, Sneha. Good evening, Risiraj. Good evening. Good evening, everyone. Everyone, please confirm, beta. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? एक बार सभी लोग कंफर्म कर देंगे बेटा, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बेटर है बेटा, बिल्कुल. अभी मैं एब्सोल्युटली फाइन. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. पहले से बेटर लग रहा है. सो आई होप यू ऑल आर ऑल्सो गुड. आप सभी लोग भी ठीक है और अच्छे से अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं. यस. सो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे रेलवे इंजीनियरिंग की. हाँ शशांक, बोलो बेटा, क्या रिक्वेस्ट है? बोलो बेटा शशांक, क्या है क्वेरी तुम्हारी? सर एक क्वेश्चन है, 5 मिनट दीजिए ना प्लीज. एक क्वेश्चन में 5 मिनट चाहिए. एक क्वेश्चन में 5 मिनट चाहिए, क्या बोल रहे हो? जब जब भी आप कोई टॉपिक एक्सप्लेन कर रहे हैं, जस्ट फॉर द क्लियरेंस आप ये बोल दें कि ये ईएससी का है, गेट वाले का है. बेटा सारी टॉपिक में तो बताया है. कल आपने पॉइंट एंड क्रॉसिंग के बारे में जो आया था डिस्कशन, वहां मैंने क्लियरली मेंशन किया कि ये टॉपिक गेट कितनी कितनी बार तो बोला था. हर टॉपिक में आपको बता रहा हूं कि अभी तक जो डिस्कशन आपने किया था वर्टिकल कर्व तक का जो डिस्कशन है, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर गेट एंड ईएससी बोथ. अभी जो आप एडिशनल टॉपिक देख रहे हैं ये गेट के लिए कम इंपॉर्टेंट है और ईएससी में इस तरीके के सवाल आते रहते हैं. मेंशन तो किया था. देखो इस तरीके से बेटा प्रॉपरली एग्जैक्ट सेग्रीगेट कर पाना तो फिर मुश्किल होगा ना. अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, रेलवे का जब आप सिलेबस देखोगे गेट में, तो उन्होंने, आप ये बोल दिए करें कि ईएससी का है, गेट का नहीं है, जैसे गेट वाले स्टूडेंट ज़्यादा लोड ना ले. बताया था लेकिन उसको ऐसे नहीं बोल सकता हूँ, उसका रीज़न है, समझो. ठीक है. उसका रीज़न ये है बेटा कि जैसे रेलवे का सिलेबस अगर आप देखोगे गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इफ यू गो विद द ऑफिशियल सिलेबस, तो उन्होंने लिख दिया जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक सेफ स्पीड. जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक सेफ स्पीड. अब ये जो चीजें आप पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पॉइंट एंड क्रॉसिंग है, टर्नआउट्स होते हैं जो हम लोगों ने नहीं यहाँ पर डिस्कस किए हैं, टर्नआउट्स होते हैं. बेटा हिमांशु तुम टर्नआउट्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हो, ठीक है? टर्नआउट्स के क्वेश्चन होंगे, उससे उसमें दिक्कत आ रही होगी, उसके लिए थोड़ा अलग से एडिशनली आपको कवर करना पड़ेगा. तो अब क्या है, दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ द रेलवे ट्रैक. है तो ये ट्रैक का जियोमेट्रिक डिजाइनिंग का ही पार्ट. हाँ बट ईएससी में इससे सवाल ज्यादा आ रहे हैं, गेट में नहीं आ रहे हैं. तो अब एक लाइन के सिलेबस में तो सारा ही कुछ कवर हो गया ना. तो मैं आपको बेस्ड ऑन द प्रीवियस जो एनालिसिस है वो मेंशन करता रहता हूँ कि बेटा इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, इससे क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. हाँ हाँ कोई बात नहीं, यू कैन स्किप स्किप दैट पार्ट. तो इस बात को समझिए, और जितने भी क्वेश्चन आपको वर्टिकल कर्व तक का डिस्कशन है, दैट इज 100% रिलीवेंट फॉर योर गेट, ईएससी, स्टेट, एई, सभी एग्जाम के लिए कॉमन है, सेम है. और इसी के लिए मैं बोल रहा हूं, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग इट विल बी बेटर कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे फोकस करें. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने के बाद आपको क्लियर पता चल जाएगा कि यस दिस टॉपिक इज रिलीवेंट, और यहां से सवाल हमारे गेट एग्जाम में आ रहे हैं और यहां से ईएससी में आ रहे हैं. टॉपिक तो कॉमन ही यार, देखो. ठीक है. ठीक है. तो थोड़ा सा आप जब उसमें टाइम देंगे देन यू विल हैव द क्लियरिटी.
सारे क्वेश्चन कैसे बन जाएंगे मोहित भाई? हाँ, कुछ तो एडिशनल मेहनत करोगे कि नहीं करोगे? सारे क्वेश्चन अगर बन जाएंगे तो फिर एडिशनल एफर्ट कैसे करोगे, ये बता दो बस मुझे। 100% नाम की कोई चीज होती नहीं है, ठीक है? और मेरे हिसाब से सारे क्वेश्चन होने भी नहीं चाहिए। इट इज वेरी इजी फॉर मी कि सारे पीवाईक्यू लेके लाइन से आपको सॉल्व करा दूं, या हर टॉपिक के बाद 5-7 पीवाईक्यू जो आए हुए हैं वो करवा दूं। उससे होता क्या है ये और पहले मैं करता था ऐसा, ये भी मैं आपको बता दूं। पहले मैं ऐसा करता था, जब क्वेश्चन करा देता था ज्यादा ज्यादा, क्लास में ही डिस्कस कर लेता था, तो बच्चों को उस समय बड़ा अच्छा लगता था। और उसके बाद वो फिर खुद से क्वेश्चन लगाते नहीं थे, उनको ये लगता था सारे क्वेश्चन तो लग ही गए ना, सारे क्वेश्चन तो हमने डिस्कस कर ही लिए हैं, क्लास में डिस्कस हो गए, जो डाउट्स थे वो सर ने बता दिए हैं। और फिर कहीं ना कहीं वो अपने रिवीजन और प्रैक्टिस में कमी कर देते थे। तो बताया था ना एक बार कि ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस का खेल हो जाता था। तो उन्हें लगता था सब्जेक्ट तो बड़ा आसान है, सारे क्वेश्चन भी लगा रखे, और इस चक्कर में वो रिवीजन और प्रैक्टिस पे ध्यान नहीं देते थे। और फिर कहीं ना कहीं जितने मार्क्स उन्हें स्कोर करने चाहिए एग्जाम में इस सब्जेक्ट से, वो नहीं कर पाते थे। और फिर बाद में बताते थे सर थोड़ा सा रिवीजन कम रह गया, प्रैक्टिस कम रह गया, पढ़ा हुआ सब था लेकिन याद कुछ नहीं आया। तो इसलिए तब से मैंने सोचा कि कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस करें, एक्चुअल में कॉन्फिडेंस आपका वहीं से बूस्ट होगा। व्हेन यू विल टैकल द क्वेश्चन, जब आप उन क्वेश्चंस को फेस करेंगे तब देन ग्रेजुअली योर कॉन्फिडेंस लेवल विल बूस्ट। एंड यस, डेफिनेटली सपोर्ट हमेशा अवेलेबल है। अगर आपको लगता है कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी, कहीं दिक्कत आ रही, डिस्कस करना है, तो वो आप कर सकते हो, उसके लिए कभी मना नहीं है। बट और आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि कई बार आपको लगता है पहले अटेम्प्ट में कि सवाल सॉल्व नहीं हो रहा है। यू ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व, अगर आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगे तो ये चीज कभी ना कभी जरूर आपने फेस की होगी कि पहले अटेम्प्ट में आपको लगा कि क्वेश्चन नहीं हो रहा है। फिर वहां से हमारी थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट होती है। एक्टिविटी क्या स्टार्ट होती है, फिर हम आपस में उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि वो वाला क्वेश्चन करा है क्या, तुमसे हो गया क्या, आपके साथ में जो एक दो स्टूडेंट और हैं जो आपका ग्रुप है उनसे आप बातचीत करते हो। हाँ, फिर थोड़ा सा आप दिमाग लगाते हो, नोट्स को एक बार देखते हो कि कुछ इससे रिलेटेड कुछ था क्या, कुछ ऐसा तो नहीं कि मैं मिस कर गया हूँ। हाँ, तो जब इस तरीके से आप एफर्ट करते हो ना, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा एक और दो अटेम्प्ट में फिर आपको उसका आंसर और सॉल्यूशन सब मिल जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? और ट्रस्ट में ये इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए हैं, जितने भी कंसेप्ट आपने सॉल्व किए हैं जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ा है, थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ा है अपनी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, अब वो कंसेप्ट आप कभी नहीं भूलेंगे। बहुत लंबे समय तक वो कंसेप्ट रिटेन करने वाले हैं, क्योंकि उसके लिए आपने प्रॉपरली क्या किया है, ठीक है, ट्राई किया है। हाँ, अगर आपको लगता है कि 2-3-4 अटेम्प्ट कर लिए, जो मैं कर सकता था, ट्राई कर सकता था, नहीं हो पा रहा है, देन ऑल द ऑप्शंस आर अवेलेबल। सारे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं डिस्कशन के, ठीक है? तो डोंट गेट पैनिक इफ यू आर एबल टू सॉल्व मोर देन 90-95% क्वेश्चन, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। अगेन आई एम रिपीटिंग, और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं आपको ये बात बोल सकता हूं, स्पेशली इन द केस ऑफ ईएससी एग्जाम, हर साल 1-2-3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आते थे, आते हैं और आते रहेंगे, जिसका सॉल्यूशन नहीं पता होगा आपको। कोई भी ये चैलेंज करके नहीं बोल सकता कि नहीं नहीं मैं बता, मुझे सारे क्वेश्चन आते हैं। वो क्वेश्चन जितने आपके लिए नए होते हैं उतने ही हमारे लिए भी नए होते हैं। ये भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं। तो ऐसा नहीं कि हम लोग को कोई भी क्वेश्चन दे दोगे आप तुरंत हाँ इसका तो ये होगा। अगर कोई नया डोमेन उन्होंने टच किया है तो ऑब्वियसली वी शुड ऑल्सो रिफर फॉर दैट, उसके लिए रिफर करना पड़ेगा। तो डू नॉट गेट पैनिक। अब ईएससी की अगर बात करें तो 200 नंबर का होता है तुम्हारा प्री, समझ लो पैटर्न, अदरवाइज इस तरीके से डिस्टर्ब अगर हो गए तो कहीं ना कहीं वो आपकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। अगर ईएससी के प्री की बात करा जाए बेटा, तो पेपर 1 और पेपर 2 ये 200 नंबर का होता है और ये 300 नंबर का होता है। 50% कितना हो गया, रैंकर का ही बता रहे हैं। अभी चेक करो, अभी चेक करो।
चेक करो, पूरी मार्कशीट आती है, चेक करो। लास्ट ईयर ईएससी रैंक 1 के प्री में कितने मार्क्स थे, चेक करो। कर लो, टेक योर टाइम, 2 मिनट का टाइम ले लो, बताओ। लास्ट ईयर जो टॉपर थे ईएससी रैंक 1 के प्री में मार्क्स कितने थे? पूरी मार्कशीट अवेलेबल होती है, मार्क्स भी पता चल जाते हैं। देखो एक बार देख के बताओ, सभी लोग देखो, तो यू विल गेट द आइडिया कि हाँ किस तरीके से एग्जाम को टैकल करना है। और ऐसा तो है नहीं कि एक ही सब्जेक्ट है, कम ही आते बेटा, कम ही आते हैं क्वेश्चन आपके लिए। हाईवे इज द मेजर पार्ट, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, डाक एंड हार्बर, ये सब क्वेश्चन कम ही आते हैं। चेक किया किसी ने? चेक किया? मैं चेक करूं? $878, ये पता है कितने में से टोटल? आउट ऑफ 878, आउट ऑफ 214, 200 नंबर का तो पूरा पेपर ही है। इफ यू आर स्कोरिंग 50%, यू विल गेट द रैंक। अगर आपने इनमें 50% नंबर स्कोर कर लिए, यू विल गेट द रैंक। नाउ आई होप आइडिया लग गया होगा आपको, है? इसके बाद कन्वेंशनल पेपर भी होते हैं, मेंस भी होते हैं, 2 मेंस होते हैं, पेपर 1, पेपर 2, फिर देन इंटरव्यू होता है 200 मार्क्स का। तो इफ एनी स्टूडेंट, इसका कट ऑफ चेक करिएगा, प्री का कट ऑफ चेक करिएगा, देन यू विल गेट द आइडिया। अगर आप पूरे से कंफ्यूज हो रहे हैं, जस्ट चेक द कट ऑफ। आई थिंक गौरव ने अब कुछ डेटा फाइंड आउट किया है। पेपर 1 98, पेपर 2 तो ये अप्रोच ईएससी के लिए समझना बहुत जरूरी है बेटा। ईएससी का सिलेबस बहुत वास्ट है, किताबें कम पड़ जाएंगी, सिलेबस नहीं खत्म होगा, किताबें कम पड़ जाएंगी, समझ रहे हो? किताबें कम पड़ जाएंगी बट ईएससी का सिलेबस नहीं खत्म होगा। यस, यू कैन सी द डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंक 1। देख सकते हैं बेटा आप लोग डेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द रैंक 1। So if you are able to score 50%, you will get rank। गौरव ये मार्क्स बता रहे हैं, कट ऑफ बता रहे हैं? चलो थोड़ी सी ऐसी एक्सरसाइज करना, फिर मुझे बताना, ठीक है? ये नंबर होंगे, कट ऑफ नहीं होगा, कट ऑफ कम होगा। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो
इन स्पेशली इन द केस ऑफ ईएससी एग्जाम, ईएससी एग्जाम के लिए आप इस अप्रोच को बेटा फॉलो करिए। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया कि मैं ईएससी का 100% सिलेबस कंप्लीट करूंगा, समझ रहे हो, तो ये असंभव है। कितना भी सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर भी एक दो सवाल तुम्हें ऐसे मिल जाएंगे जो बिल्कुल नए होंगे पेपर में। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द यूपीएससी। और होना भी चाहिए ना, सारे ही सवाल का पैटर्न अगर क्रैक कर लोगे आप, सारा ही प्रिडिक्ट कर लोगे, तो फिर मतलब ही क्या बचा एग्जाम का? कुछ तो वेरिएशंस होने चाहिए ना। क्वेश्चन की डिफिकल्टी एक अलग चीज है, अलग कंसर्न है कि किसी टॉपिक का कॉमन फ्रिक्वेंट टॉपिक है, उसकी डिफिकल्टी को इंक्रीज कर दिया गया, दैट इज द सेपरेट कंसर्न। बट सम क्वेश्चन डेफिनेटली यू विल गेट आउट ऑफ द बॉक्स। इसीलिए मैं बोल रहा हूं, स्पेशली जो स्टूडेंट ईएससी को टारगेट कर रहे हैं, अगर उनको सिलेक्शन चाहिए तो क्या पढ़ना है ये जानना इंपॉर्टेंट है, और उससे भी ज्यादा जानना ये इंपॉर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। बिकॉज देयर इज वेरी वाइड कंटेंट फॉर यूपीएससी ईएससी एग्जाम, और यू नीड टू बी सेलेक्टिव, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू कलेक्ट द डेटा। इतना ज्यादा डेटा है, अगर आपने उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग और स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया, पढ़ते गए बहुत डिटेल में पढ़ लिया, लास्ट में उसको रिकलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। लास्ट में उसको रिकलेक्ट करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन रिफर द डेटा, एक बार आप आराम से चेक कर लेना। अभी क्लास में हो सकता है ना जल्दबाजी में आपको ना मिल रहा हो, सब कुछ अवेलेबल है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी सब्जेक्ट में आपने 90% सिलेबस कंप्लीट किया, ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूं, गेट के केस में तो पॉसिबल है, गेट के केस में तो 100% के आसपास कोर्स को कंप्लीट करना पॉसिबल है। ईएससी में अगर आपने 90% के आसपास भी कंप्लीट कर लिया है, कोशिश करिए उस 90% में मैक्सिमम स्कोर कर पाए। यहां पर एक गलती होती, चलो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, इतनी बात अगर हो रही है स्ट्रेटजी की। देखो, एक स्टूडेंट है फॉर एग्जांपल, उसने 90% सिलेबस कंप्लीट करा और 10% सिलेबस स्किप कर दिया। ठीक है, एक स्टूडेंट है जिसने 90% सिलेबस कंप्लीट किया और 10% सिलेबस स्किप कर दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस पर। ठीक, दूसरा स्टूडेंट है जिसने 90% सिलेबस, क्योंकि अब ये तो दोनों ने क्लास से सेम ही कंप्लीट किया होगा ना, लेकिन अब इसके दिमाग में आया 10% सिलेबस स्किप है, पूरी दुनिया तो 10% छोड़ के जाएगी। आते हैं ऐसे विचार, आते जब हम तैयारी करते हैं ना, तो ऐसे विचार आते हैं, पूरी दुनिया तो ये 90% पढ़ के जाएगी, मैं कुछ अलग करके जाता हूं। मैं कुछ अलग क्या करता हूं कि मैं उस 10% में को भी कंप्लीट कर लेता हूं। अब इस 10% कंटेंट को खुद से वो कंप्लीट करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल दुनिया भर का डेटा कलेक्ट होगा, कोई सोर्स 1, सोर्स 2, सोर्स 3, जब डेटा कलेक्ट करोगे तो भैया एनर्जी और टाइम भी तो लगेगा, यस और नो? एनर्जी और टाइम भी तो लगेगा। तो ऐसा करके फॉर एग्जांपल इसको लग रहा है कि हाँ मैंने 96-97% अब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया है। पेपर में आए 10 क्वेश्चन, पेपर में आए 10 क्वेश्चन फॉर एग्जांपल, इसने ध्यान नहीं दिया 10% पे, इसने इस 10% पे ध्यान नहीं दिया, 90% पे फोकस किया था। हाँ, और उसने इसी 90% पे एक्सपर्टीज हासिल करी थी, बार बार इसी का रिवीजन किया था, बार बार इसी का प्रैक्टिस किया था, और इसमें इसने 10 में से 7 क्वेश्चन सही कर लिए। इन भाई साहब के साथ क्या हो गया, 10% चक्कर में इतनी एनर्जी इन्होंने 10% में लगा दी कि इसका प्रॉपर रिवीजन और प्रैक्टिस, कोई टाइम तो लिमिटेड ही है ना भाई, टाइम तो ऐसा तो है नहीं कि इनके लिए 24 घंटे, इनके लिए 36 घंटे एक दिन में, टाइम तो लिमिटेड ही है। और ये जब 10 क्वेश्चन में आए तो इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन ही कर पाए, बताओ रिजल्ट किसका अच्छा आया?
तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो जितना भी कंटेंट आपने पढ़ लिया उसको बार बार पढ़ना है, स्पेशली इन द केस ऑफ ईएससी एग्जाम। उस पर रिवीजन होना चाहिए, उस पर प्रैक्टिस होना चाहिए। ये 90% जो पढ़ा है ना, इसमें इफिशियंसी होनी चाहिए 100%। ये कोशिश होनी चाहिए हमारी। दैट शुड बी द अप्रोच। वॉट एवर वी हैव डिस्कस्ड, उसमें कितना इफिशियंसी हम अचीव कर पा रहे हैं, दैट इज द मेन कंसर्न। इसमें आपकी इफिशियंसी है 50%, इसमें आपकी इफिशियंसी है 50%, दैट इज नॉट गुड साइन। ठीक है, तो डू नॉट गेट पैनिक। डेटाबेस क्वेश्चन आते हैं, क्या करोगे? तो उनको एक जगह कहीं जब आप नोट्स बना रहे हैं, पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हैं, तो लिख लीजिए। अगली बार कोई ऐसा क्वेश्चन आएगा, जैसे जब हम लोग तैयारी करते थे तो ये अप्रोच फॉलो करते थे कि कोई डेटाबेस क्वेश्चन है, कोई इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसको एक बार जस्ट लिख लिया, उसका मेन पॉइंट। रिवीजन के टाइम पे उसको अपने नोट्स में अटैच कर लीजिए। क्यों मैंने बोला था कि शॉर्ट नोट्स बाद में बनाइए, जब आपके टॉपिक या सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाए। तो जब कभी भी रिवीजन करिए तो उन क्वेश्चंस को भी देख लीजिए, उस डेटा को, उस इंफॉर्मेशन को भी देख लीजिए। आएगा तो ठीक है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू स्किप दैट पार्ट। पूरे क्वेश्चन थोड़ा करना है भाई, समझ रहे हो इस बात को? और आपका जो कंपटीशन है वो आपके साथ वाले लोगों से है। ऐसा नहीं बोला जा रहा है कि जब 1000 में 1000 नंबर लाओगे तभी आपको पहली रैंक मिलेगी, नहीं। तुम्हें अपने साथ वालों से, अपने बाकी लोगों से बेहतर परफॉर्म करना है, तभी तो कट ऑफ इज नॉट फिक्स, वेरी करता रहता है। हैव यू गॉट द पॉइंट? तो पेपर बहुत कठिन आ जाएगा, पेपर बहुत आसान, बच्चे इस चीज में परेशान रहते, भैया कठिन आएगा तो केवल तुम्हारे लिए कठिन थोड़ा आएगा। चिंता मैं तब करूं ना जब दुनिया को पेपर अलग मिले, मुझे पेपर अलग दिया जाए। ऐसा होना नहीं है। जो पेपर आएगा, इजी आएगा, डिफिकल्ट आएगा, लेंदी आएगा, छोटा आएगा, कैसा भी आएगा, वो तो सबके लिए आएगा ना। 10 क्वेश्चन अगर आउट ऑफ द बॉक्स आएंगे तो सबके लिए होंगे ना। चलो किसी ने 1-2 क्वेश्चन की हो सकता है जानकारी हो, यस। अब ऐसा थोड़ा कि मेरे लिए एक अलग से पेपर बनाया जाएगा जिसमें सारे जो हमने 10% टॉपिक छोड़ रखे हैं, सारे क्वेश्चन उसी से आएंगे। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। अगर पैनिक हो जाओगे तो इस पे फोकस नहीं कर पाओगे। तो मार्क माई वर्ड, इस बात को ध्यान रखिए, यू कैन नॉट कंप्लीट 100% सिलेबस ऑफ इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम, और रिक्वायर्ड भी नहीं है। एग्जाम क्रैक करने के लिए, रैंक लाने के लिए वो रिक्वायर्ड भी नहीं है। वो सिलेबस है ही इस तरीके से कि आपको देखना कि आपकी डिसीजन मेकिंग पावर क्या है। यस और नो? कई बार सवाल ऐसे आते हैं एग्जाम में कि क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन उसको सॉल्व करने में कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा। भैया वो भी एग्जामिनर की स्ट्रेटजी है कि बच्चा पेपर देने आया है, उसको टाइम मैनेजमेंट आता है कि नहीं आता है। 3 घंटे में 150 क्वेश्चन करने हैं, 3 घंटे में 150 टेक्निकल क्वेश्चन करने, कितना टाइम मिला एक क्वेश्चन के लिए? सारे क्वेश्चन अगर सोच के जाओगे, करेंगे ना 150 को 150 कर भी नहीं पाओगे, इतना टाइम भी नहीं है। तो आइडियल अप्रोच यही होती है कि सर हम 125 क्वेश्चन का ही टारगेट लेके जा रहे हैं, टाइम भी तो बचाना है। 120 क्वेश्चन को ही टारगेट करेंगे सर, 120 में देखते कितने सही कर पाते हैं। हैव यू गॉट दिस पॉइंट? अब कोई क्वेश्चन है जो इजी है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत टाइम लग रहा है, घुमा घुमा के मल्टी स्टेप क्वेश्चन है लेकिन इजी, लग गए 5 मिनट तक उसी में। लो, यही तो चाह रहा था एग्जामिनर, खराब तो करो 5 मिनट तुम इसमें, ले जाओ 2 नंबर दिए। अब आगे वाले में पैनिक हो जाओगे, रिमेनिंग जो क्वेश्चन है उसमें पैनिक हो जाओगे, डिस्टर्ब ही तो करना। एग्जामिनर आपको वर्स्ट कंडीशन में ही तो चेक करना चाह रहा है। और किस बात की परीक्षा है, और किस बात का एग्जाम है ये? हैव यू गॉट दिस पॉइंट?
तो यू शुड बी अवेयर, इन सब चीजों से भी आपको अवेयर रहना। कई बार ऐसा होता है आपको अपने फेवरेट टॉपिक सब्जेक्ट का, फेवरेट टॉपिक का सवाल छोड़ना पड़ सकता है, और उसको छोड़ देने में कोई बुराई नहीं है, दिल नहीं लगाना है। नंबर चाहिए, नंबर, दिल तो बाद में भी लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अभी इंपॉर्टेंट क्या है, हमें नंबर चाहिए, हमें सिलेक्शन निकालना, बस दैट शुड बी ओनली ऑब्जेक्टिव। तो अगर आपको लगता है कि बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, बहुत फेवरेट टॉपिक है, बहुत पसंद है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है कि इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा, क्योंकि जब पढ़ा है आपने, प्रैक्टिस करी, तो आइडिया लग जाता है किसमें कितना टाइम लगेगा, उसके लिए कोई बताने नहीं आएगा आपको। तो सिंपली उसको स्किप कर देना कि भैया आखिरी में टाइम बचेगा तो करेंगे, नहीं बचेगा तो अभी रुक जाओ। कई बार ऐसा होता है, अरे सर ये क्वेश्चन तो मेरा फेवरेट था, ये टॉपिक तो मेरा फेवरेट था, कैसे छोड़ देते इसको। करो, आराम से करो, अच्छी बात है। टॉपिक फेवरेट है नहीं है, टॉपिक तुम्हें बिल्कुल पसंद है कि नहीं है, सवाल सही करोगे नंबर 2 मिलेंगे, बस बात ये है। तो यू हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव, और ये आपको स्ट्रेटजी, टाइम मैनेजमेंट भी करना पड़ेगा। बहुत ही सिस्टमेटिक वे में तैयारी करेंगे, देन ओनली यू विल गेट द रिजल्ट। और ऐसा जो तुम्हारे साथ हो रहा है, ऐसा ऐसा नहीं कि नया हो रहा है, होता है, लेकिन अच्छा हुआ डिस्कस कर लिया कि इसको थोड़ा सा हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, पॉइंट क्लियर है बेटा? हाईवे में जितना टाइम आपने दिया है, अगर सिलेबस वाइज आप जाएंगे, रेलवे, एयरपोर्ट, पोर्ट, डॉक एंड हार्बर, तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अप्रोक्सीमेटली इट विल टेक 2.5 to 3 times टाइम देन हाईवे। डिटेल्ड डिस्कशन के लिए 2.5 टाइम्स से 3 टाइम्स तक हाईवे में जो टाइम दिया आपने, उतना टाइम यहां पर रिक्वायर्ड है। क्या ये टाइम देना हमारी स्टडी के लिए फ्रूटफुल है, आप बता दो मुझे। फॉर एग्जाम्पल वी हैव डिस्कस 60-70 आवर्स, अगर हम लोगों ने हाईवे में डिस्कशन किया है, अब इस रिमेनिंग पार्ट के लिए 150 घंटे डिस्कशन करना रिलीवेंट है? व्हाट डू यू थिंक? और अगर लगता है मेरे पास इतना टाइम है, तो यू कैन गो विद दैट। तो केवल अगर 2-4 सब्जेक्ट होते तो हम लोग चले भी जाते, इतना डिटेल्ड सिलेबस है। आउटकम पे भी ध्यान देना है, बिल्कुल, आउटपुट क्या मिलने वाला है, इस पे भी थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, तभी आप प्रॉपर स्ट्रेटजी बना पाएंगे। अगर आपके पास इतना ही टाइम है, तो जो हम लोगों ने हाईवे में डिस्कशन किया उसको रिवाइज करिए ना। अभी आपके पास इतना ही फ्री टाइम है, तो बाकी सब्जेक्ट्स को रिवाइज करिए ना, प्रैक्टिस करिए ना। इट्स ऑल अबाउट द परफेक्शन। जो आपने पढ़ रखा है उसको कितना परफेक्टली आप अप्लाई कर पा रहे हैं, उससे आपको रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। क्लियर बेटा ये बात? पॉइंट क्लियर है? डू नॉट गेट पैनिक। जो कंसेप्ट हमने पढ़े ही नहीं, उसका सवाल कैसे कर लेंगे भाई? जो सब्जेक्ट कंसेप्ट हमने अभी पढ़ा ही नहीं है या स्किप कर दिया है, उसका सवाल हम कैसे कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे, छोड़ दो। ठीक है, चलिए तो अब आगे बातचीत करते हैं। तो रेलवे इंजीनियरिंग में कुछ और भी आज हम लोग मिसलेनियस टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जहां से छोटे छोटे सवाल आपके एग्जाम में आते हैं, ताकि उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे, बरकरार रहे। इसलिए एक मिसलेनियस टॉपिक का लेक्चर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो अब आगे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था, वो ट्रैक्शन एंड ट्रैक्टिव एफर्ट के बारे में किया था। अब कुछ छोटे छोटे कंसेप्ट है, जैसे पहला कंसेप्ट आता है कोनिंग ऑफ व्हील। चलिए एक एक करके, इसमें कोई ऐसा मल्टीपल टॉपिक्स हैं, ऐसा समझ लीजिए, इसमें हम लोग मल्टीपल टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं, और एक एक करके सारे टॉपिक्स की बातचीत कर लेते हैं। मैंने जब डिस्कशन स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका ये एक्सल है, तो एक तरीका तो ये है कि वी कैन प्रोवाइड द व्हील लाइक दिस। यहां पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो व्हील हैं ये यूनिफॉर्म डाया के हैं,
यूनिफॉर्म डाया के व्हील हम प्रोवाइड करें। बट रेलवे के केस में हम लोग यूनिफॉर्म डाया के व्हील को प्रोवाइड नहीं करते हैं। अब इसका रीजन क्या है ये समझना है। जैसे अब तो तुम कर्व के बारे में भी पढ़ चुके हो। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई तुम्हारा एक ट्रैक है, ये कोई एक तुम्हारा रेलवे ट्रैक है, अच्छा नहीं बना, मजा नहीं आया। तो फॉर एग्जांपल ये एक तुम्हारा रेलवे ट्रैक है और इस तरीके से आपको मूव करना है। अब जैसे इस पोर्शन की अगर बात करें, इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो एक कर्व आपको ये दिख रहा है, दिस इज द कर्व 1। ये वाला बीच वाला पोर्शन जो है आपको स्ट्रेट दिख रहा है, और यहां पर अगेन यू विल सी द कर्व 2 इज हेयर। 2 कर्व हैं। एक इस कर्व के सेंटर की बात करें तो सेंटर विल लाई समवेयर हेयर, और इस कर्व का जो सेंटर होगा वो इधर कहीं लाई करेगा C2। इस कर्व के लिए दिस इज गोइंग टू बी द इनर रेल, और ये हो गई आउटर रेल। फॉर दिस कर्व दिस इज गोइंग टू बी द इनर रेल एंड दिस इज गोइंग टू बी द आउटर रेल। और ये स्ट्रेट है तो इसमें इनर और आउटर की कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम यूनिफॉर्म अब अगर मैं आपसे बोलूं फॉर एग्जांपल एक व्हील है और ये एक बार रोटेट करता है, तो कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? एक रोटेशन में ये कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा? तो अगर इस व्हील का डायामीटर जो है वो d है, तो ऑब्वियसली एक रोटेशन में ये पाई इंटू डी की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा क्या? एक बार जब ये व्हील रोटेट होगा तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पाई इंटू डी कवर करेगा क्या? यस और नो? अब अगर एक एक्सल की आप बात करो जिसमें 2 व्हील अटैच्ड हैं, तो अगर ये पूरा एक्सल एक बार घूमेगा तो दोनों ही व्हील सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे। अगर दोनों का डाया सेम है, दोनों ही व्हील जो है वो सेम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेंगे अगर दोनों का डायमीटर सेम है। यस और नो? लेकिन तुम्हें नहीं लगता है जब हमारा एक्सल यहां पर मूव हो रहा होगा तो यहां पर इनर रेल पे कम डिस्टेंस कवर करनी है और आउटर रेल पे ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी है? मतलब अब आपकी चाहत यह है कि सर सेम रोटेशन पे ये एक्सल जितनी बार रोटेट कर रहा है वो दोनों व्हील के लिए सेम है, लेकिन एक व्हील ज्यादा डिस्टेंस कवर करे और एक व्हील कम डिस्टेंस कवर करे। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होने के लिए इन दोनों व्हील का डायामीटर अलग अलग होना चाहिए। जो आप चाहते ज्यादा डिस्टेंस कवर करे उसका डाया ज्यादा हो, और जो व्हील जिस तरफ आप चाहते कम डिस्टेंस कवर हो उसका डायमीटर कम हो। तो सेम रोटेशन पे ये पॉसिबल है। सेम रोटेशन पे ये पॉसिबल है कि एक व्हील ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रहा है और दूसरा व्हील कम डिस्टेंस कवर कर रहा है। डू यू एग्री ऑन दिस पॉइंट? इसका मतलब हम जो व्हील यूज करें वो वेरिएबल डायमीटर का होना चाहिए। अब यही एक्सल जब आगे आ रहा है देखो यहां पे, तो यहां पर क्या रिक्वायरमेंट है? यहां आप चाह रहे हैं कि इधर साइड पे कम डिस्टेंस हो और आउटर साइड में ज्यादा डिस्टेंस कवर करे। हाँ? और यहां पर आप चाह रहे हैं कि दोनों व्हील सेम डिस्टेंस कवर करें, इनर और आउटर ये व्हील जो हैं एक्सल के वो सेम डिस्टेंस कवर करें सेम रोटेशन पे। तो अगर हम यूनिफॉर्म डायमीटर का व्हील इस तरीके का यूज करते तो क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल था? तो क्या इस तरीके की सिचुएशन पे मूव कर पाना प्रैक्टिकली पॉसिबल था? व्हाट डू यू थिंक? तब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल होता बेटा? आंसर इज नो। तो इसका क्या तरीका सोचा गया? इसका तरीका ये सोचा गया कि वी आर गोइंग टू यूज द व्हील लाइक दिस। हम जो व्हील यूज करेंगे रेलवे में अपने एक्सल में वो व्हील कुछ इस तरीके के होंगे। वी विल यूज द व्हील लाइक दिस। अब इसका क्या एडवांटेज हुआ देखो, इसका डायमीटर सेम नहीं है, इसमें वेरिएबल डायमीटर आपने यूज कर लिया। फॉर एग्जांपल यहां पर सेंटर में अगर बात करें तो 3 डाया आपको दिख रहे हैं। मान लो ये D0 हो गया, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। तो ये D2 हो जाएगा, ये D1 हो जाएगा और ये D0 हो जाएगा। दिख रहा है बेटा? और गेज हमेशा मेंटेन रख के रखना, गेज डिस्टेंस तो चेंज हो नहीं रही है। तो देखो जब आप ये इस सिचुएशन की अगर बात करें
तो यहां पर ये व्हील ऑटो एडजस्ट कर लेंगे। कैसे एडजस्ट कर लेंगे? अगर आउटर साइड में डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है तो आउटर साइड का जो डाया होगा मैक्सिमम वाला हो जाएगा D2, और गेज को मेंटेन करने के लिए इधर डाया क्या हो जाएगा D0। तो देखो D2 और D0 का अगर कॉम्बिनेशन हो गया एक व्हील का D2 डाया है, दूसरे व्हील का D0 डाया है, बिकॉज गेज डिस्टेंस कैन नॉट बी चेंज। गेज तो मेंटेन रखोगे ही ना बेटा, गेज तो मेंटेन रखोगे ही ना। तो अब देखो अगर ऐसे डायामीटर अरेंज हो गए हैं आपके व्हील के, तो इस सिचुएशन पे आई थिंक इजीली सेम रोटेशन पे आउटर व्हील ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा और इनर व्हील कम डिस्टेंस कवर करेगा। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वॉन्ट बी सेम। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैसे? वो तो अलोंग द डेप्थ हो रहा है ना, वो तो अलोंग द डेप्थ हो रहा है ना। लोड थोड़ा चेंज हो रहा है बेटा, लोड जो आ रहा है वो तो आ ही रहा है। वॉट एवर लोड इज कमिंग वी आर नॉट चेंजिंग दैट लोड। क्लियर है? अब जब आप चाहते हैं यहां पर दोनों व्हील सेम डिस्टेंस कवर करें, तो यहां पर डायमीटर की क्या गेम हो जाएगा? दोनों व्हील अगर सेम डिस्टेंस कवर करें तो D1 और D1 का कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो जैसी सिचुएशन होगी उस हिसाब से ही आपके व्हील क्या कर लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। इसलिए वी हैव प्रोवाइडेड द व्हील इन दिस शेप, और इसी प्यारे से कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं, इसी प्यारे से कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं कोनिंग ऑफ व्हील। कोनिंग ऑफ व्हील, ये स्लोप जो होता है 1/20 का स्लोप होता है। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो पूछ लेते कभी कभी कोनिंग ऑफ व्हील का कंसेप्ट क्या है। तो आई होप द डिस्कशन इज क्लियर टू एवरीवन। कोनिंग ऑफ व्हील का कंसेप्ट क्लियर हो गया सभी को? व्हील एरिया से मतलब नहीं, कांटेक्ट एरिया से मतलब है बेटा, समझो। रेल और व्हील का जो कांटेक्ट है उस एरिया से मतलब है, हमें व्हील के एरिया से कोई मतलब नहीं है। कांटेक्ट जो हो रहा है वहां का एरिया क्या है। देखो दो अलग अलग बातें। आप बोले थे कि ये व्हील लोड आ रहा है P, ये सरफेस है, ये लोड है, ये डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। तो वी आर कंसर्न अबाउट दिस एरिया। उस सिचुएशन में हम इस एरिया की बात कर रहे थे। क्लियर हुआ बेटा? तो कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट तो रहेगा ही ना। देयर विल बी प्रॉपर कांटेक्ट बिटवीन द रेल एंड द व्हील। पॉइंट क्लियर हो गया बेटा? तो दिस वाज द डिस्कशन रिलेटेड टू द कोनिंग ऑफ व्हील। ठीक है, और इसी के लिए आपने एक टर्म देखा होगा एजिंग ऑफ स्लीपर, भी एक डिस्कस कर लेते हैं यहां पे। जैसे स्लीपर हम लोगों ने प्रोवाइड किए थे, तो बनाने को तो स्लीपर हम लोग इस तरीके से बना देते हैं, बनाने को तो स्लीपर इस तरीके, लेकिन एक्चुअल अगर आपने स्लीपर्स देखे होंगे, प्री स्ट्रेस स्लीपर होते हैं, तो वो कुछ इस तरीके को देखने को मिलेंगे आपको। देखा है कि नहीं? स्लीपर विल बी समथिंग लाइक दिस। वहां पर आपको एक स्लोप दिखेगा वहां पर आपको एक स्लोप दिखेगा, और यहीं पे आप रेल को क्या करते हैं, यहीं पे रेल को आप कनेक्ट करते हैं समथिंग लाइक दिस। तो ये देखो दो रेल्स आपने कनेक्ट कर दी हैं। यस, तो ये जो स्लोप दिख रहा है, ये भी जो स्लोप होता है ये 1/20 का होता है, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं हम लोग एजिंग ऑफ स्लीपर्स। ताकि देयर शुड बी प्रॉपर कांटेक्ट। जब ये डायमीटर चेंज हो रहा है, कोन शेप्ड है, तो रेल और व्हील के बीच में प्रॉपर कांटेक्ट मेंटेन रहे, तो उतना ही स्लोप हम अपने स्लीपर्स में भी प्रोवाइड करते हैं, सो दैट देयर शुड बी प्रॉपर कांटेक्ट बिटवीन द व्हील एंड द रेल। क्लियर है बेटा सभी को? ठीक है, तो छोटे छोटे टर्म है जो आते रहते हैं, वही इस क्लास में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। फिर अब यार्ड्स के बारे में भी, अब ये अपने आप में पूरा डिटेल डिस्कशन है, कितने तरीके के यार्ड्स होते हैं, उनका क्या पर्पज है, बट अगेन वी कैन नॉट गो इन दैट मच डिटेल। तो मार्शलिंग यार्ड का मतलब समझ लो क्या होता है, कभी कभी इससे सवाल आते हैं। जंक्शंस में इनको प्रोवाइड करते हैं, और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, रिसेप्शन स्पेस टू रिसीव ऑल द ट्रेन्स। सबको ट्रेन आएंगी,
उनको जगह प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी है? जहां पे आप प्रोवाइड कर रहे हो उसको क्या बोलते हैं? मार्शलिंग यार्ड्स। सॉर्टिंग स्पेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू ट्रेन, डब्बे ऐड करने, डब्बे हटाने हैं, ये सब काम कहां पर होगा? मार्शलिंग यार्ड में। डिपार्चर स्पेस फॉर द मूवमेंट ऑफ द ट्रेन टू डियर डेस्टिनेशन, भेज दो भाई जहां जाना चाह रहे हैं। अब एक टर्म, इससे भी सवाल आपको पीवाईक्यू में देखने को मिलेगा। टर्न टेबल्स आर प्रोवाइडेड टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ कोल लोकोमोटिव। अब टर्न टेबल क्या होती है समझ लो। ये सब अलग अलग पॉइंट हैं, ये सब अलग अलग पॉइंट हैं। ये मार्शलिंग यार्ड्स का डिस्कशन था, अब ये अगला डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग टर्न टेबल का। जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, फॉर एग्जाम्पल ये कोई लोकोमोटिव है, ये आपका डब्बा, ये टेबल होती समथिंग लाइक दिस। अब अपने ने क्या करा, ये कोई ट्रेन आया, लोकोमोटिव आया और इस तरीके से रुक गया। अभी इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मान लो मेरी तरफ है। अब हमें इसकी डायरेक्शन को चेंज करना, तो क्या करें? अब इतनी जगह तो है नहीं कि इसको ऐसे खड़े खड़े घुमा दें, तो क्या करते हैं, इसको टेबल के ऊपर लाए, इस टेबल को ही घुमा देते हैं ये लोग ऐसे। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द टर्न टेबल। तो टर्न टेबल की हेल्प से जो आपके कोल लोकोमोटिव होते थे उनकी डायरेक्शन को हम लोग चेंज कर लेते थे। समझ में आ गया? तो टर्न टेबल्स आर प्रोवाइडेड टू चेंज द डायरेक्शन, टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ द कोल लोकोमोटिव। क्लियर है बेटा ये बात सभी को? तो टर्न टेबल का भी डिस्कशन क्लियर हो गया, आई होप सभी को। टर्न टेबल का भी डिस्कशन सभी को क्लियर हो गया, यस और नो? कंफर्म करते चलेंगे बेटा, एक बार सभी लोग कंफर्म करते चलेंगे डिस्कशन क्लियर है? डिस्कशन क्लियर है सभी को? अगला डिस्कशन कर लेते हैं। अब इनके कुछ जो रेल सेक्शन आप यूज कर रहे थे, ये भी कई तरीके के होते हैं। ये जो रेल सेक्शन है ये भी कई तरीके के होते हैं। जैसे अब ये देखो, इसको बोलते हैं डबल हेडेड रेल। जो ऊपर गेम है सेम वैसे ही नीचे है। दूसरा अगर आप बोलोगे इसको बोलते हैं बुल हेडेड, और तीसरा है फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड, ये देखो ये पोर्शन जो है आपको वो दिख रहा है फ्लैट। सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो फ्लैट फुटेड होता है। एडवांटेज क्या है? फ्लैट फुटेड रेल्स आर गुड अगेंस्ट फॉर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल फोर्सेस। भैया इसी रेल के ऊपर आपकी ट्रेन के व्हील का मूवमेंट होना भी आपने देखा। अभी आपने देखा कि ये लेटरल मूवमेंट भी होगा, डायमीटर तो तभी चेंज होगा ना, लेटरल मूवमेंट भी होगा। और जब ट्रेन लेटरली मूव कर रही है, लोकोमोटिव लेटरली मूव कर रहा है, एक्सल लेटरली मूव कर रहा है, तो इट विल क्रिएट द फोर्स। तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों फोर्स आ रहे हैं, तो लेटरल स्टेबिलिटी। अदरवाइज ये जो रेल है इट कैन टर्न ओवर टर्न लाइक दिस। अगर इसमें स्टेबिलिटी नहीं होगी तो ये जो फोर्सेस आ रहे थे इसमें ये ओवरटर्न भी तो कर सकता है ना। तो देयर आर वेरियस क्रॉस सेक्शन ऑफ द रेल, डबल हेडेड, बुल हेडेड, फ्लैट फुटेड। फ्लैट फुटेड रेल फ्रिक्वेंटली यूज होता है, और अभी तक भी अगर आपने ध्यान दिया होगा तो सब जगह मैं यही डायग्राम बनाता था रेल का। सब जगह रेल को मैंने इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द सब्जेक्ट, यस और नो? ये है आपका फ्लैट फुटेड रेल। बिकॉज द मेन एडवांटेज इज इट इज प्रोवाइड यू मोर लेटरल स्टेबिलिटी एज वेल एज, ये आपको लेटरल स्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं। स्लीपर्स के बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी बातचीत कर रखी है। अब ये डॉग स्पाइक्स क्या होते हैं? तो स्लीपर और रेल को कनेक्ट करने के लिए स्लीपर, और अब स्लीपर लकड़ी का है, वुडन स्लीपर भी यूज होते थे, स्टील स्लीपर्स भी यूज होते थे। अभी हम लोग प्री स्ट्रेस स्लीपर यूज कर रहे हैं। हाँ, प्री टेंशनिंग होती है इसमें, आरसीसी में आप पढ़ो, ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूं अदरवाइज फिर से कंफ्यूज हो जाओगे। प्री स्ट्रेस कोई पूछे तो आप ये बोल सकते हो प्री स्ट्रेस आरसीसी स्लीपर्स हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है, इनकी लाइफ डिजाइन लाइफ ज्यादा है, मेंटेनेंस कम रिक्वायर्ड होता है, इसलिए इसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय समय के साथ हम लोगों ने क्या करा है, मटेरियल का इंप्रूवमेंट किया है। अभी हम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर यूज कर रहे हैं। तो जब लकड़ी के स्लीपर यूज करते थे तो उसमें इस रेल को कनेक्ट कैसे किया जाए, तो उसके लिए डॉग स्पाइक्स नाम का इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता था। तो डॉग स्पाइक्स इज रिलेटेड टू, दैट इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग द रेल्स विद द वुडन स्लीपर। अरे कीले होते हैं यार, और कुछ नहीं होता है। कील तो जानते हो ना, बड़े कीले। ठीक है,
एक टर्म होता है कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। ये क्या होता है? इट इज एन इंडेक्स टू मेजर द सुटेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर टिम्बर टू बी यूज्ड एज अ स्लीपर। तो कभी कभी डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि कोई भी टिम्बर जो आप यूज कर रहे हैं उसको स्लीपर के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसको रिलेट करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। S प्लस 10H/20। S क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ द टिम्बर। H क्या है? हार्डनेस ऑफ द टिम्बर। अगर ये सब कुछ दिया गया है, अगर ये सब कुछ दिया गया है तो कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स हम निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो ये टर्म भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला डिस्कशन कर लेते हैं। ये देखो, ये डॉग स्पाइक्स ये बता रहा था, ये रेल है, यहां से क्या कर दिया आपने? वुडन स्लीपर से इसको कनेक्ट कर दिया। स्टील स्लीपर्स वर रिजेक्टेड ड्यू टू द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द रिजिडिटी। स्टील स्लीपर्स को हम लोग यूज नहीं करते हैं क्योंकि इसमें रिजिडिटी सबसे ज्यादा थी, और हम लोगों ने डिस्कस किया है कि किसी भी रेलवे ट्रैक में ज्यादा रिजिडिटी का होना ठीक नहीं है। When the movement of the train or the locomotive will take place, the track should have some elasticity also. Yes or no? ज्यादा रिजिडिटी की वजह से फेलियर के चांसेस ज्यादा थे, इसलिए हम लोगों ने इन स्लीपर्स को यूज करना बंद कर दिया है। अब जरा ध्यान से देखना, ये इस तरीके की क्लिप आपने देखी होगी, इसको हम लोग बोलते हैं पेंडोल क्लिप। तो कहीं कभी भी अभी यूज होता है, जो आपके कंक्रीट के स्लीपर हैं उनमें रेल्स को कनेक्ट करने के लिए इन क्लिप्स का यूज किया जाता है। देखा है कि नहीं देखा है? यू मस्ट हैव सीन, जो मैंने आपको लास्ट में इमेज भी दिखाई थी ट्रैक में, ट्रैक की, रेलवे ट्रैक की, जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे वहां पर भी पेंड्रोल क्लिप्स लगी थी। तो पेंड्रोल क्लिप्स का काम क्या है? पेंड्रोल क्लिप्स का काम क्या? इनकी हेल्प से हम लोग रेल्स को ज्वाइंट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, किसमें? आरसीसी के स्लीपर में। क्लियर है बेटा? बस अच्छे से इनको सुनते रहना। पेंडोल क्लिप्स आर यूज फॉर द कंक्रीट स्लीपर। वुडन स्लीपर आर द बेस्ट स्लीपर बिकॉज मेंटेनेंस इज इजी। मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो वुडन स्लीपर जो थे वो बेस्ट स्लीपर थे। इनका नहीं देखा? कैसी बातें कर रहा है यार? वाला लेक्चर है। चलो दिखाते हैं, नेक्स्ट क्लास में दिखाते हैं पेंडोल क्लिप। एक बार सर्च कर लो, आ जाएगा, एक बार सर्च करो, जस्ट सर्च पेंडोल क्लिप डालो, यू विल गेट द इमेज। कर लो, फिर चलते हैं आगे। चेक कर लिया? चेक कर लिया बेटा? चलिए, तो अब आगे अगर डिस्कशन किया जाए लॉन्गिट, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से सवाल बनते हैं आपके जनरली ईएससी में, बहुत सारे सवाल बनते हैं। नाम नहीं पता था, अभी नाम पता चल गया ना, वही तो बताना था। तो यू मस्ट हैव सीन, बट नाम नहीं पता था, नाम पता चल गया, पेंडोल क्लिप्स। और अभी हमारे मेन डिस्कशन ये कि हमें ये पता होना चाहिए इसका यूज कहां पे होता है। कल फिश प्लेट और फिश बोल्ट का डिस्कशन कर लिया था ना ज्वाइंट्स के केस में। देयर आर 2 नंबर ऑफ फिश प्लेट्स आर रिक्वायर्ड मिनिमम अगर बात करें, और कम से कम 4 फिश बोल्ट होने चाहिए। ये डिस्कशन हो गया था ना कल? एक बार कंफर्म कर देना, हो गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, क्रीप ऑफ रेल का कंसेप्ट क्या होता है समझिए, और इसके लिए अलग अलग थ्योरीज है, अलग अलग बेसिस पे कुछ थ्योरीज डिफाइन की गई हैं क्रीप ऑफ रेल से रिलेटेड, और सवाल आते हैं। तो अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे होंगे तो यू मस्ट हैव सीन सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्रीप। यस, यू मस्ट हैव फेस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू द क्रीप। ठीक है, ठीक है। तो क्रीप का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल विद रिस्पेक्ट टू द स्लीपर इज नोन एज द क्रीप ऑफ द रेल। रेल अगर आपकी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में मूव कर जाती है, मान लो स्लीपर फिक्स और इसके रिस्पेक्ट में आपका रेल का मूवमेंट हो गया, तो इस कंसेप्ट को हम लोग बोलते हैं क्रीप, क्रीप ऑफ रेल। अब ये क्रीप क्यों हो सकती है, क्या क्या इसके रीजंस हैं, इसको आप अलग अलग थ्योरी की हेल्प से समझ सकते हैं।
तो पहली होती है वेव थ्योरी। अब वेव थ्योरी का क्या मानना है कि स्पेसिंग बिटवीन द स्लीपर इज इंक्रीज्ड, तो जो लोड आ रहा था उसकी वजह से रेल का कुछ इस तरीके से मूवमेंट हुआ। अगर स्लीपर के बीच की स्पेसिंग इंक्रीज कर जाएगी तो ऑब्वियसली देयर विल बी मोर डिफॉर्मेशन, और जिसकी वजह से देयर विल बी द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल। तो ऐसा एक्सप्लेनेशन है क्रीप का जो रीजन बताया गया है वेव थ्योरी में, वो ये है। क्लियर है। अगली अगर थ्योरी की बात करें, इसको बोलते हैं परक्यूशन थ्योरी। इन्होंने बोला इसका रीजन क्या है, पुअर मेंटेनेंस ऑफ द जॉइंट, जो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब ये व्हील मूव करेगा, व्हील मूव कर रहा है, पी लोड लग रहा है, इसका कंपोनेंट है, इट विल क्रिएट द इंपैक्ट हेयर, और जब ये इंपैक्ट क्रिएट करेगा तो ऑब्वियसली दिस रेल विल मूव इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। इन दिस सिचुएशन ऑल्सो द रेल विल मूव इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, आगे की तरफ, डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट की तरफ ये रेल क्या कर जाएगी, मूव कर जाएगी। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इनका परक्यूशन थ्योरी का एक्सप्लेनेशन ये है कि ऐसा मूवमेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि जो जॉइंट्स आपने प्रोवाइड किए हैं वो प्रॉपरली मेंटेन्ड जॉइंट नहीं है, वो प्रॉपरली मेंटेन्ड जॉइंट नहीं, जिसकी वजह से इंपैक्ट फोर्स क्रिएट हो रहा है, और इस इंपैक्ट की वजह से रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट हो रहा है। क्लियर है। ड्यू टू द सडन एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक्स, अगर आप कभी ब्रेक्स डायरेक्टली अप्लाई कर दे रहे हैं, रीजन क्या है, इट विल क्रिएट द थ्रस्ट। सडनली अगर आप ब्रेक अप्लाई कर रहे हैं या सडनली अपने व्हीकल लोकोमोटिव को स्टार्ट कर रहे हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इट विल क्रिएट द थ्रस्ट, और इस थ्रस्ट की वजह से भी आपका लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट रेल का हो सकता है। और वेन एवर देयर विल बी द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट ऑफ द रेल, उसके लिए हम लोग टर्म क्या यूज कर रहे हैं, फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज क्रीप। तो ये इनका एक्सप्लेनेशन इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। डोमिनेटिंग ट्रैफिक थ्योरी क्या बोलती है कि जिधर का भी ट्रैफिक, जिस डायरेक्शन में भी ट्रैफिक ज्यादा होगा, उस डायरेक्शन में ड्यू टू द ड्रैग फोर्सेस, वहां पर उस डायरेक्शन में आपको रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो दीज आर द वेरियस थ्योरीज जिन्होंने अपने अपने रीजंस दिए हैं, अपने अपने एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि रेल का लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट किन किन वजह से हो सकता है। हमें यह जानना जरूरी था कि क्रीप का कंसेप्ट क्या होता है और उनकी थ्योरीज क्या हैं, और हर थ्योरी के एक्सप्लेनेशन का मेन रीजन क्या है। तो ये 4 थ्योरी के बारे में हम लोगों ने बात कर ली। कोई डाउट हो तो पूछ लो, यहां तक के डिस्कशन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है बेटा। सर ट्रेन तो नॉर्मली अलोंग द रेल मूव करती है ना, अलोंग द रेल, रेल तो फिक्स है ना, रेल फिक्स है, कानपुर और दिल्ली के बीच में जो रेल्स है ट्रैक की, वो तो फिक्स है ना। अब ज्यादा मूवमेंट ट्रैफिक का किधर है, ज्यादा मूवमेंट ट्रैफिक का किधर है, तो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अलोंग द लेंथ, अलोंग लॉन्गिट्यूडनल मतलब क्या, अलोंग द लेंथ। ये रेल है, ये दिस इज द लेंथ पार्ट, अगर इसमें कोई भी इस तरीके का मूवमेंट हो रहा है, इट इज द लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। ये मूवमेंट तो इधर भी साइड में भी हो सकता है ना, ये मूवमेंट तो तीनों डायरेक्शन में पॉसिबल है, एक्स वाई जेड। तो अलोंग द लेंथ जो मूवमेंट हो रहा है उसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। डोमिनेटिंग ट्रैफिक का मतलब क्या, जिस डायरेक्शन में ट्रैफिक ज्यादा है, द डायरेक्शन इन विच द ट्रैफिक इज मोर। कुछ और टर्म भी हैं जिनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए, जैसे शॉर्ट वेल्डेड रेल क्या होता है, HWR। तो इट इज द लेंथ ऑफ द रेल विच एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द टेम्परेचर वेरिएशन इन द सिंगल डायरेक्शन। तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे शॉर्ट वेल्डेड रेल का मतलब क्या है, ऐसी रेल जिसमें टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो सिंगल डायरेक्शन में अगर हो रहा है, तो ऐसी रेल को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट वेल्डेड रेल। सवाल आए हुए हैं इसमें, सवाल आए हुए हैं। क्लियर बेटा। आगे अगर बात करें, लॉन्ग वेल्डेड रेल क्या होता है, इट इज द लेंथ ऑफ द रेल इन विच सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेल डज नॉट अंडरगो एनी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। तो ये रेल का वो पार्ट है जहां पर सेंट्रल पोर्शन,
तुम्हें एक्सपेंशन करना है, तुम्हें कॉन्ट्रैक्शन करना, कोई दिक्कत नहीं, जो मनो करो। बट ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसकी पोजीशन में कहीं भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो वही लिखा हुआ है, इट इज द लेंथ ऑफ द रेल इन विच द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द रेल्स डज नॉट अंडरगो एनी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट। ऐसे पार्ट को हम लोग बोलने वाले हैं लॉन्ग वेल्डेड रेल। कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल, कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल का मतलब क्या है? इट इज द लेंथ ऑफ द रेल विच एक्सटेंड्स फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन। एक स्टेशन से लेकर दूसरे स्टेशन के बीच में जो लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट की वजह से लेंथ इंक्रीज कर रही है, इसके लिए हम लोग क्या टर्म यूज कर रहे हैं? फॉर दैट वी आर यूजिंग द टर्म दैट इज द कंटिन्यूअस वेल्डेड रेल। तो इन टर्म से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। व्हेन यू विल प्रैक्टिस द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यू विल गेट द सम क्वेश्चन। तो ये कुछ थे। तो अब यहां से एक चीज और क्लियर होती है कि अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपको ऐसे 10 क्वेश्चन और मिलते हैं जिनका डिस्कशन नहीं हुआ है। एक वो भी मैं अप्रोच आपको बता देता हूं, ठीक है? अब ये होंगे तो किसी न किसी टॉपिक का पार्ट ही ना, ये होंगे तो किसी न किसी टॉपिक का पार्ट ही ना। टाइप ऑफ रेल सेक्शन अभी हम लोग बहुत ब्रीफ में पढ़ लिए। हम लोगों ने यार्ड्स की बात कर ली, यार्ड्स का एक पूरा चैप्टर होता है, ठीक है? कुछ क्वेश्चन सिग्नल से रिलेटेड भी मिल सकते हैं, सिग्नल। तो ऐसे केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? वी कैन प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स लाइक दिस while solving the PYQ। जो भी कोई क्वेश्चन आया हार्डली इट विल टेक 3 to 4 मिनट, 5 मिनट, हम उसमें थोड़ा सा एफर्ट लगा सकते हैं कि कोई भी टर्म आया क्या है उसको समझा और उसको शॉर्ट में अपने नोट्स में ऐड कर लिया, ताकि रिवीजन कर लें उस तरीके का। अगर कोई सवाल आएगा तो दोबारा से वी विल एबल टू सॉल्व। दिस शुड बी द अप्रोच। तो इस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने, स्पेशली उन टॉपिक्स में जहां पर डिस्कशन को हम लोग लिमिटेड कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग बातचीत कर चुके हैं। तो ये जितने भी टर्म डिस्कस किए, आई होप ऑल दीज टर्म्स आर क्लियर टू एवरीवन। अगेन आई एम सेइंग कि जब इसके बाद भी आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो कुछ नई चीजें देखने को मिलेंगी। तो डू नॉट गेट वरी, उनसे परेशान नहीं होना है, उनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है, थोड़ा सा टाइम देना है। कभी भी कहीं कोई दिक्कत आए यू कैन डिस्कस विद मी। जस्ट बाय मेंटेनिंग द एफिशिएंसी व्हाट आई एम ट्राइंग टू, वॉट एवर टॉपिक्स आई हैव कवर्ड हेयर, कि कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा टॉपिक कवर हो पाए। तो अगर कहीं कोई दिक्कत आएगी तो थोड़ा सा आपको उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करना है। दिक्कत होगी तो डिस्कस कर लेना। टर्नआउट्स एंड फिश ज्वाइंट्स में क्या? अरे दोनों अलग अलग चीजें। ज्वाइंट्स जो आप प्रोवाइड कर रहे हो उसके लिए फिश प्लेट और फिश बोल्ट यूज करते हैं। टर्नआउट फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन। टर्नआउट का मतलब क्या? चेंज, लेफ्ट टर्नआउट, राइट टर्नआउट। तो फॉर एग्जांपल एक ये ट्रैक है आपका और एक ये ट्रैक है, इन दोनों ट्रैक के बीच में आप यू कैन प्रोवाइड द टर्नआउट लाइक दिस। तो अब इसकी पूरी एनालिसिस होती है, लेंथ निकालते हैं, अलग अलग कंडीशन है ये। दिस इज द पार्ट, दिस इज द टर्नआउट, ठीक है? तो आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, डोंट वरी। मैं आपको अपने हैंड रिटन नोट्स जो हैं वो टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है? कुछ चीजें मैंने उसमें और ऐड कर रखी हैं जिनको आप रिफर कर सकते हैं। सम नोट्स आई विल ऑल्सो शेयर ऑन द ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप, और वो मेरे ही नोट्स हैं तो यू कैन रिफर, और आपके नोट्स के लिए और रिवीजन के लिए भी वो काम आ जाएंगे। तो उसमें मैंने कुछ और भी पॉइंट्स मेंशन कर दिए हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे, जो आपके लिए यूजफुल हो जाएंगे रिमेनिंग डिस्कशन के लिए, जिसमें कम से कम टाइम में आप उन चीजों को रिवाइज कर सकते हैं। क्लियर है? अब तो चिंता नहीं है कोई? अब समस्या खत्म हो गई कि नहीं? ठीक है, तो अगली क्लास में भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेंगे, PYQ, उनके थ्रू भी देख लेंगे कुछ कंसेप्ट्स। अगर और कम कवर कर पाएंगे हम लोग तो उनको भी डिस्कस कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चन वी विल हैव सम मोर डिस्कशन। तो अगली क्लास में रेलवे के आपके PYQ की ही क्लास है। अभी तो फुल नोट्स रिवाइज कर लेंगे मोहित भाई। तुम्हारा रिवीजन का कंसर्न जो है वो है मेरे जहन में, भरोसा करो मेरे भाई। रिवीजन के लिए कैसे क्या अप्रोच फॉलो करें, अगर आप उसमें जानना चाह रहे हैं मेरी अप्रोच क्या है, मैं बताऊंगा। मैं हूं अभी आप लोग के साथ, कहीं नहीं जा रहा हूं। हाँ,
तो जैसे पहले बोला था ना, बीच बीच में जैसा टाइम आता जाएगा आपका कंसर्न लूंगा, मुझे याद है। मैं ये चाह रहा हूं पहले पढ़ तो लो, कुछ रिवीजन करने लायक हो तो। हाँ, तो आप बता दूंगा, बिल्कुल टेंशन मत लो, परेशान मत हो। ठीक है। हाँ, डोंट वरी, आई विल डिस्कस द स्ट्रेटजी, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी। मैं क्या सजेस्ट कर सकता हूं आपको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेफिनेटली आई विल सजेस्ट। क्लियर है बेटा? चलिए, तो दिस वाज द डिस्कशन फॉर दिस क्लास। और यहां पर कुछ हम लोगों ने टर्मिनोलॉजी डिस्कस की रेलवे की, जो कि इंपॉर्टेंट और रिलीवेंट थी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फॉर द फर्दर डिस्कशन। तो सभी लोग क्लास को ज्वाइन कर लेंगे, और जहां पर हम लोग सॉल्व करेंगे गेट और ईएससी के पीवाईक्यू, गेट और ईएससी के पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, और कुछ कंसेप्ट्स और भी डिस्कस कर लेंगे। सर आपको बुंदेली आती है? नहीं यार, हमको जो आता है यही है। हम ऐसे ही नॉर्मल भी बात करते हैं और ऐसे ही क्लास में भी बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा खास लैंग्वेज पे कमांड है नहीं। हम्म? तो कभी नॉर्मली भी मिलोगे तो ऐसे ही बात करते हुए मिलेंगे, एसेंट और डिस्कशन का तरीका सेम ही है। ठीक, ठीक है, ठीक है, तुम ही सॉल्व कर लेना। हाँ, तुम ही सॉल्व कर लेना। कनपुरिया सर, अच्छा। हाँ, कनपुरिया तो है ही लैंग्वेज अभी है। हम्म, ठीक है, जहां से हैं वहीं की तो लैंग्वेज होगी यार, उसमें क्या कर सकते हैं। तो गर्व की बात है, आपको भी गर्व होना चाहिए जहां से आप बिलोंग करते हैं। और आपकी लैंग्वेज अगर वहां की है तो उसमें कोई गलत बात थोड़ा है, वहीं की तो होगी। हाँ, अब रह ही रहे हैं कानपुर में, तो लंदन का एक्सेंट थोड़ा सीख जाएंगे क्या? क्यों भाई? अब जब कभी जाएंगे तो देख लेंगे कैसे क्या होता है, वो भी बोल लेंगे। समझ रहे हो? तो जहां से हो, फक्र की बात है। क्लासमेट्स कानपुर के। मैं तो बिहार से हूँ, रहता अहमदाबाद में हूँ। अच्छा, केम छो? मजे में छू? थोड़ी बहुत गुजराती समझ जाता हूँ मैं। हम्म। हाँ, ये जिसकी गाड़ियां देखते रहते हो ना, तो वो मेरे भैया का बेटा है। तो बड़ोदरा में रहते हैं वो लोग। तो थोड़ा आना जाना रहता है, वो कभी कभी गुजराती बोलता है तो मेरे को समझी में नहीं आती, छोटा सा है अभी। चलो खैर, एनीवे। कानपुर, लखनऊ, ये सब तो एक ही जगह, एक ही जैसा लैंग्वेज है लगभग। ठीक है, चलो हम इस पर डिस्कशन नहीं करते हैं। मिलते हैं 9 बजे कुछ क्वेश्चंस के साथ, और कंप्लीट करते हैं रेलवे इंजीनियरिंग का डिस्कशन। दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। नोट्स आई विल शेयर यू, मैं टेलीग्राम में आज क्लास के बाद नोट्स आपको अपने शेयर कर दूंगा। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू। टेलीग्राम लिंक मैंने शेयर तो किया हुआ बेटा। जस्ट सर्च, क्षितिज सर PW ऑन द टेलीग्राम, यू विल गेट द ग्रुप। प्रज्वल, जस्ट सर्च क्षितिज सर PW on the telegram, you will get the group and you can join. There you will get the handwritten notes of the railway engineering. ठीक, थैंक यू, थैंक यू।